हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम अपना कल वाला लेसन को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल आपने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। उम्मीद है कल वाला लेसन आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, उन चीज़ों को समझ लिया होगा। जिसको अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकता है या पर्सनल ऐसे मुझे मैसेज भी कर सकता है। तो आइए हम उसके आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस टॉपिक के आने के एग्जाम में। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे नेचर में 4 प्रकार के 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सामने लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, और इनको हमने अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी ऐसा फोर्स जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वहाँ से लेकर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये टोटल 4 तरह के फोर्स हैं। आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में इसी तरह से सीरीज में इसको नोट डाउन कर ले। तो सबसे पहला फोर्स है हमारा, देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे फोर्स हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल में इन सब की हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। आप पहले नोट कर लीजिए। फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल, सेकंड वन इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड लास्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए बच्चों, इनमें से ये जो 2 फोर्स हैं आपको दिख रहा है, एक ये वीक न्यूक्लियर वाला और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वाला, ये 2 फोर्स। इन दोनों फोर्स को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में रखा जाता है। किसमें? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रो, पिछली क्लास में जो हमने बताया था कि फिजिक्स को पढ़ने के ये 2 अप्रोच होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, दूसरा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जिनको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको फिजिकली देख भी सकते हैं। तो वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है। तो उस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में ये 2 फोर्स आते हैं, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक में है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर का मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर हो। तो हम न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होगा। हाँ, बाकी के जो ये 2 फोर्स बचे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में आएंगे। MACRO, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। तो इसको आप ज़रा एक बार और करेक्ट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बार मैं और बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 2 फोर्स मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हैं। और बाकी बचे हुए जो 2 फोर्स हैं, ये वीक न्यूक्लियर, या न्यूक्लियर फोर्स है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये दोनों माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंडर आते हैं। दैट्स इट, क्लियर। इनको 1 2 3 4 इसलिए लिखा गया है कि देखिए सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल होता है। इसके बाद जो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी दूसरे नंबर का जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर होता है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल में। और तीसरे नंबर का यानी कि न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर से जो बड़ा है थोड़ा सा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स माना जाता है वो है ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो इसको इस तरह से ही हमने असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा हुआ है। इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी आते हैं अपने आगे। ठीक, देखिए अब चारों फोर्स के बारे में 1 बाय 1 इनके प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आप डाल दीजिए अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, आप सबसे पहले अपनी नोट कर लीजिए कॉपी में। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ द फोर्स ऑफ mutual attraction between two bodies by virtue of their masses,
बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ठीक है, देखिए इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो यूनिवर्सल फोर्स है। आप इसको नोट करेंगे, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द यूनिवर्सल, यानी कि ये हर जगह, हर पार्टिकल, हर एक वस्तु के बीच में लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, ये और ये हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं कर सकता कभी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, और ये यूनिवर्सल है। यानी कि अगर हम कहें कि हम बैठे हुए हैं, हमारे बेड पे बैठे हैं, तो हमारे और बेड के बीच में भी ये लग रहा होगा। हम अगर कॉपी पेन से लिख रहे हैं तो हमारे और कॉपी के बीच में भी ये लग रहा होगा, यानी हर जगह, हर दो पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया था, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपने थोड़ा सा क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ेंगे आप ग्रेविटेशन चैप्टर में। इसमें क्या होता है, देखिए दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने r से डिनोट किया हुआ है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं क्लास 9 का, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे हमें ये फॉर्मूला मिलता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर G इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी आप लोग को मालूम है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो यहाँ हेडिंग डाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नोट करना है। देखिए जैसा हमने बताया आपको पहले ही, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। यानी यूनिवर्सल कहने का मतलब सर्वव्यापी, जो हर जगह पर, हर पार्टिकल के बीच में लगे, उसे कहेंगे यूनिवर्सल। और अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित करने वाला अपनी तरफ, ये फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ कभी रिपेल नहीं करेगा। तो ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स ऑकरेशन। यानी कि एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है। लॉन्ग रेंज कहने का मतलब है कि अर्थ के बाहर भी, जैसे प्लैनेट है, सन है, सबके बीच में आपस में ग्रेविटेशनल का फोर्स लगता है, तो डिस्टेंस उनके बीच की काफ़ी ज़्यादा भी होती है, तो इसलिए इसको लॉन्ग रेंज फोर्स बोला जाता है। और इसको लगने के लिए, यानी कि अगर दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ के बीच में अगर ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है तो उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम का मतलब है कि दोनों के बीच में अगर वाटर है तो लगेगा या नहीं लगेगा, एयर है तो लगेगा या नहीं, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि मीडियम क्या है। वट एवर द मीडियम इज, दिस फोर्स इज अकर। क्लियर, दो पॉइंट। एग्जाम्पल भी दिया हुआ आप लिख सकते हैं। देखिए अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। यानी अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लगाता है। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लगाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड पॉइंट क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। हमने पहले ही बताया आपको वहाँ पर कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, सबसे कमज़ोर है। ठीक है, अब ये इतना कमज़ोर होता है कि कभी कभी पता भी नहीं चलता। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि हम अगर बैठे हैं बेड के ऊपर तो हमारे बेड के बीच में भी ये अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, फील नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना वीक होता है। ठीक, 3 पॉइंट तो ये है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। अब आते हैं अपने सेकंड फोर्स के बारे में, जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको आप लिखिए कॉपी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बताया था किसने, कूलम्ब ने, या आप क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। कूलम्ब ने इसके बारे में बताया था, जैसे ग्रेविटेशन को न्यूटन साहब ने बताया, उसी तरह इसको कूलम्ब ने बताया। बिल्कुल सेम उसी तरह से है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पर क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स में, देखिए यहाँ पर दो मास होते हैं ना, दो मास, यानी दो ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ मास होता है।
लेकिन कूलम लॉ में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के मास को कंसीडर नहीं किया जाएगा, वहाँ पर उस पार्टिकल के चार्ज को, ये जो लिखा हुआ है देखिए Q1 Q2 का मतलब होता है चार्ज, दो पर्टिकुलर बॉडीज़ के ऊपर किस टाइप के चार्ज हैं ये उस पर ये फोर्स डिपेंड करता है उन दोनों के प्रोडक्ट पर। Q1 का मतलब है पहली बॉडी के ऊपर चार्ज, Q2 का मतलब दूसरी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उसको। ठीक, दूसरा सेम पहले वाले की तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब दोनों को कंबाइंड करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट की जगह पर ये वैल्यू आती है, इसको आप अभी एज इट इज़ बस नोट कर लीजिए क्योंकि इसका भी ज़रूरत नहीं है आपके क्लास 11th स्टैंडर्ड में। इसको बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो सिंबल है इसका नाम होता है एप्सिलॉन, APSILON। यहाँ पे भी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको बस आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हमारे हो गए। तीसरा फोर्स है देखिए, ये एक मैग्नेटिक फोर्स है, पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक था, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअली आपने जो लिखा हुआ है अपनी कॉपी में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेट, दो मैग्नेट्स के बीच में या मैग्नेटिक बॉडीज़ के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो उसी को बस एक अलग पार्ट में कैटेगराइज कर दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही, कोई ये अलग प्रकार का फोर्स नहीं है, फंडामेंटल फोर्स नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं ये दोनों। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रो, देखिए इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट का मतलब है मैग्नेट के बीच में लगने वाला, तो इनको दो अलग अलग पॉइंट बना के यहाँ पर नोट किया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस चीज़ को भी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा काम का हमारे नहीं है। ठीक है, हाँ, इनके प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या लिखा है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में या दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला, आपको पता है कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा, जब दो अपोजिट पोल या दो अपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। जैसे प्लस और माइनस चार्ज या नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह से हम देखें तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव भी रिपेल करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ 10 to the power 36, हाँ इस चीज़ को आपको नोट करना है, 10 to the power 36 स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशन से कितना गुना बड़ा होता है, 10 की पावर 36 गुना ये बड़ा होता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेविटेशन से कितना स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। ओके, तो ये हमारा दो फोर्स हो गया। थर्ड फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये पहले वाले के सीरीज़ के थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, तो आप इसको देख लीजिएगा, जैसा इसमें लिखा है मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस हमने बताया जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे नेचर में हमारे पाए जाने वाला, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अवेलेबल इन आवर नेचर। ठीक है, अब ये लगता कहाँ पर है, इसको थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, अब नाम में ही है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियस के अंदर। अब भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, आपको मालूम है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आपको ये भी चीज़ आपने पढ़ी है अपने प्रीवियस क्लासेस में, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता था कि नहीं, आप इसको हमें बताइएगा कि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन का फोर्स, अभी ऊपर आपने देखा कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं, यानी प्लस प्लस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऐसा हो सकता था ना कि प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे से रिपेल करें, जब रिपेल करेगा तो पूरा पूरा न्यूक्लियस ही कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि वो एटम ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड बोला जाता है ना, न्यूक्लियॉन्स, देखिए ये वर्ड है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइन एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स,
कलेक्टिवली कहा जाता है। यानी इनको आपस में ये बाइंड करके रखता है बहुत ही मजबूती के साथ, इतनी मजबूती के साथ ये पकड़ के रखता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन का फोर्स भी फेल हो जाता है, कुछ उसकी औकात नहीं रह जाती है उसके सामने, है ना, वो कोई काम नहीं कर पाता है। तो ये इस चीज़ को आप नोट करिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच bind together proton and neutron in nucleus is called strong nuclear force। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखेगा, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आगे ये भी आप लिख लीजिएगा। देखिए, दिस फोर्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हो सकता बिकॉज पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रिपेल ईच अदर। अभी हमने बताया कि जो प्रोटॉन है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशन का भी फोर्स है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच में एक ग्रेविटेशन भी लगेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशन तो यूनिवर्सल फोर्स है, तो वो दो प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा। तो वो अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन वो इतना हल्का फोर्स होता है कि वो आपस में इनको जोड़ के नहीं रख पाता, क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो उनको जोड़ने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में रिपल्सन का फोर्स ऑलरेडी लग रहा होता है। तो इस वजह से ये एक फोर्स आया नेचर में जिसने दो प्रोटॉन को आपस में जोड़ दिया, और तब जाके हमारा एक एटम जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन, हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो प्रोटॉन है उनके बीच में पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ये यूनिवर्सल है, हर जगह लगता है, और आपको मालूम है ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो लेकिन ये दो प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही वीक होता है ना, वीक होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो दो प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है, तो उसकी वजह से उनमें रिपल्सन का फोर्स भी है, तो रिपल्सन का फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर। तो ऐसा ना हो पाए, वो डोमिनेंट ना हो पाए, इस वजह से नेचर तो अपने आप को बैलेंस करता है, तो नेचर ने एक नया फोर्स बना दिया है। आप ऐसा कह सकते हैं एक नया फोर्स आ गया जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो दो प्रोटॉन को आपस में जोड़ के रख रहा है। तो इसको आप जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल सेम एज इट इज अपनी कॉपी में इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। सो अ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस, यानी कि एक नया फोर्स आया जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में इसकी पहली प्रॉपर्टी है क्या? इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, हम बार बार बता रहे हैं इसी चीज़ को, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। हाँ, सेकंड ये नोट करने वाली बात है इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट रेंज फोर्स है सिर्फ, यानी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह लॉन्ग रेंज नहीं है कि बहुत दूर दूर भी लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस के साइज के अंदर ही लग सकता है। यानी न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻15, करीब इतने दूरी तक के अंदर ही ये काम कर सकता है। 10⁻⁻15 मीटर तक ये काम कर सकता है, ज़्यादा लॉन्ग रेंज डिस्टेंस पर ये काम नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्टर, यानी चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे भी आपने देखा प्रोटॉन प्रोटॉन है, रिपेल करता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। द लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, ये बहुत ही रेयरली सीन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेयरली सीन फोर्स है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। कम कहने का मतलब है कि कुछ ये स्पेशल ओकेजन्स पे ही देखने को मिलता है। स्पेशल ओकेजन में क्या होता है? ये होता है रेडियो एक्टिव एमिशन। ये आप पढ़ेंगे, ये भी 12th का टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यानी कुछ एलिमेंट आपने सुन रखे होंगे, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब इनको अगर कहीं पर रख दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक अपने अंदर से कुछ रेस को निकालने लगते हैं, एमिट करने लगते हैं, जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स। तो इनका डिसइंटीग्रेशन ये लगातार ख़त्म होते हैं, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये खुद ब खुद निकलता है इनके अंदर से। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक एलिमेंट का रेडियो एक्टिव एमिशन होता है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझाया, ये यूरेनियम है, यू का मतलब यूरेनियम, यूरेनियम का मास है 238। यूरेनियम के अंदर से ये बीटा रेज निकल रही हैं, देखिए लिखा हुआ है ना बीटा रेज। तो जब इसके अंदर से बीटा रेज निकली तो एक नया एलिमेंट ये बन जाता है जिसे हम कहते हैं थोरियम, और ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल और इसमें लिबरेट होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव एमिशन का एक एग्जांपल है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और चाहे तो नोट छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस यहाँ पर ये समझाना है आपको कि वीक न्यूक्लियर है, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पर लगेगा जब रेडियो एक्टिव एमिशन होगा, तभी ये न्यूक्लियस के बीच में लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगता। ठीक है,
इसकी प्रॉपर्टीज आप 2 पॉइंट है बस आप नोट कर लीजिए। इट ऑपरेट इन रेडियो एक्टिव एमिशन, रेडियो एक्टिव के टाइम पर, रेडियो एक्टिव एमिशन के टाइम पर ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज 10⁵ ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करके बता रहा है भाई, उससे तो बड़ा ही है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो सबसे छोटा होता है, तो उसके तुलना में ये 10 का पावर 25 गुना बड़ा होता है, 10⁵25 टाइम्स बड़ा होता है, ठीक है। बस लास्ट अब एक टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, बस ये भी एक इंट्रोडक्शन पर्पस से है और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा डिटेल, क्योंकि ये आप मेन चैप्टर में जब हम एंटर करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ कितने टाइप के कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है आपको मालूम ही है? संरक्षण करना, संरक्षण प्रदान करना किसी भी चीज़ को तो हम कहते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन लॉ कितने तरह के हमको फिजिक्स में पढ़ने हैं, तो फिजिक्स में मोटा मोटा बेसिक तौर पर हमारे ये 4 कंजर्वेशन लॉ हैं। देखिए इन क्लासिकल फिजिक्स देयर आर 4 लॉस, 4 तरह के लॉ क्लासिकल फिजिक्स में गैलीलियो द्वारा बताए गए। कौन कौन से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आप ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी कभी भी ना तो ख़त्म हो सकती है ना ही बन सकती है, हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉ है, बीच में आएगा चैप्टर में तो और देखेंगे इसे। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी आप पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे अपने न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में। मोमेंटम किस तरह से कंजर्व होता है, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्ट करने से पहले का यानी इनिशियल मोमेंटम और इंटरेक्ट करने के बाद का जो फाइनल मोमेंटम है, दोनों मोमेंटम बराबर होते हैं। सेम उसी तरह एंगुलर मोमेंटम, जब हम रोटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अब लीनियर की जगह पर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, यानी कोई भी बॉडी जब घूमेगी तो अब लीनियर नहीं रह जाएगा, वो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम भी किसी भी रोटेटिंग बॉडी का कंजर्व होता है, तो ये हमारा तीसरा है। और चौथा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी का चार्ज भी कंजर्व रहता है। कहने का मतलब है कि कोई बॉडी अनचार्ज है, उस टाइम उसके पास 0 चार्ज है, और जब हमने उसको रब कर दिया, रब करने पे वो चार्ज हो जाता है, आपने पढ़ा है क्लास 8-9 में। तो चार्ज भले हो गया, लेकिन जब हम उसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो टोटल पॉजिटिव और माइनस मिलके वो फिर से वापस 0 हो जाता है। यानी अनचार्ज कंडीशन और चार्ज कंडीशन दोनों में चार्ज इक्वल ही रहते हैं। तो ये हमारे 4 कंजर्वेशन लॉ है इस चैप्टर में। तो दैट्स इट, फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट वाला चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम मेजरमेंट वाले पार्ट में एंटर करेंगे, वो थोड़ा न्यूमेरिकल होंगे उसमें, या डेरिवेशंस भी कुछ होंगे, तो उसको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय।